हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस दरबार। इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 27 अक्टूबर है आज और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखने वाले हैं न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो आई होप आप लोग डेली न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। लिंक आपको पता चल गया होगा, यूट्यूब पर है। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आईएएस दरबार आंसर रिव्यू के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लिंक डेली मिल जाता है। और अदरवाइज आप सब्सक्राइब करके अगर चैनल को बेल आइकन को प्रेस करेंगे तब भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यूल बी अवेयर कि डिस्कशन आ चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट न्यूज़ हम लोग देखेंगे, न्यूज़पेपर के बीच के पेज में से है। इलेक्टोरल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा बिका है अक्टूबर में। ठीक है, और करीब ये 614 करोड़ रुपीस का इलेक्टोरल बॉन्ड बिका है। तो आखिर ये बॉन्ड क्या होता है, बहुत दिनों से इस पर बात नहीं हुई है, तो एक बार इसको देख लेंगे हम लोग। जो नए बच्चे हैं, नए अभी तैयारी में आए हैं या बिल्कुल अभी यंग हैं, जिसको कि न्यूज़पेपर के बारे में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या अभी तक जो चलता आ रहा है उसके बारे में नहीं मालूम है, तो उनको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को निकाला गया था कब और ये क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। न्यूज़ में ऐसा है कि अक्टूबर के मंथ में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से करीब आप देखिए जो बॉन्ड, इसमें मॉनेटरी वैल्यू होता है, इस बॉन्ड का मॉनेटरी वैल्यू होता है और ये जो बॉन्ड है 614 करोड़ तक का बिक चुका है। ठीक है ना, और ये बॉन्ड कहाँ पर मिलता है? एसबीआई में मिलता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, सारे ब्रांच पर नहीं मिलता है, पर्टिकुलर फिक्स ब्रांच है वहीं पर मिलता है। वहाँ से आप भी चाहें तो जाकर के बॉन्ड खरीद करके और बैंक को पैसा दे सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इजी प्रोसेस। तो अब ये बॉन्ड क्यों खरीदते हैं लोग? देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, इलेक्टोरल, यानी कि इलेक्शन से संबंधित ये बॉन्ड होगा। और अगर इलेक्शन से संबंधित होगा तो इसका क्या मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होगा। तो इलेक्शन में जो पहले डायरेक्ट फंडिंग होती थी वो, उसमें जाहिर तौर पर ब्लैक मनी, वाइट मनी सबका इस्तेमाल होता था, तो कहीं ना कहीं उसको कर्ब करने के लिए एक ये तरीका लाया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, कि इससे जो मनी हो वो वाइट मनी आए फंडिंग में, कोई ब्लैक मनी ना देने पाए। बिकॉज जब आप बॉन्ड खरीदेंगे, बैंक के थ्रू जाकर के पैसा देंगे, तो आप एक लिमिट से ज़्यादा पैसा ऑब्वियसली नहीं दे सकते। वहाँ पर ब्लैक मनी को आप इस फंडिंग के थ्रू वाइट नहीं कर सकते। तो ये सब सोचा है सरकार ने। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा और आपको बताती हूँ। 2018 में आपको पता ही होगा, मोदी गवर्नमेंट तब भी थी, एनडीए गवर्नमेंट, और उनके द्वारा ही 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, जनवरी के मंथ में। उस समय में जो फाइनेंशियल बिल आया था 2017 का, उससे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया गया था 2018 का। ठीक है, तब से ये बॉन्ड चला आ रहा है। तो ये बॉन्ड कितने रुपए से कितने रुपए तक का होता है मैक्सिमम? तो ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये बॉन्ड क्या है, कैसा है। आप भी चाहें तो यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं लोगों को, जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उनको आप देना चाहें तो यहाँ पर आप पैसे दे सकते हैं, है ना। सो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बता दें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस लिखा हुआ है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज मतलब क्या करना? आसान कर देना। तो जब भी आपको बिजनेस के प्रोसीजर को आप आसान कर देते हैं तो ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करती है, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह सकते हैं। और इसकी पूरी रैंकिंग होती है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ मिलकर के ये जो वर्ल्ड बैंक निकालता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पूरी, उसमें अलग अलग देशों को अलग अलग रैंकिंग दी जाती है कि किसके देश में कितनी अच्छी ईज है बिजनेस का, यानी कि इतनी आसानी से वहाँ पे लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो खैर उसी के बेसिस पर ये दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। चलिए ईज के बारे में तो हमने बात कर ली, बट व्हाट अबाउट द कॉस्ट? कॉस्टिंग भी तो बिजनेस में लगता है, वो कम है या ज्यादा है, इसके बारे में कौन बात करेगा? तो इसको हम इकोनॉमी में रखेंगे, जीएस पेपर 3 में रखेंगे, आईएएस पर हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक आरोप लगाया गया है आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो डूइंग बिजनेस सर्वे होता है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में चला गया है।
तो खैर ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के ऊपर की बात है कि आखिर इसमें जो रैंकिंग होती है, जो ये देशों के अलग अलग रैंक आते हैं, पोजीशन आता है, कोई बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बहुत खराब कर रहा है, उसका प्रॉपर बेसिस क्या है, तो इसकी इंटीग्रिटी पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं इस बार, इसलिए काफी न्यूज में है। तो जो राइटर हैं उन्होंने क्या कहा कि देखिए इंडिया तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है 2016 के बाद से। आपको अगर आप इससे अवेयर हैं इस न्यूज से तो आपने सुना होगा कि अंडर 100 भारत आ चुका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, मतलब कि भारत में जो बिजनेस करने के वो हैं ऑप्शंस हैं उसको बहुत आसान कर दिया गया है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, एंड इसके पीछे का क्या कर, देखिए कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें कमी आ गई है। कॉर्पोरेट टैक्स आपको याद होगा 25% कर दिया गया था अप्रॉक्स, मतलब जो कई सारे देश जहां पर भारत उन देशों की कैटेगरी में आ गया जहां पर कि 25% अप्रॉक्स कॉर्पोरेट टैक्स लगता था। पहले भारत में इससे कहीं ज्यादा टैक्स लिया जाता था। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनियां टैक्स देती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स, तो इसको कम कर दिया गया। दूसरा, गति शक्ति को लॉन्च किया है सरकार ने, अभी हमने इस पे डिस्कशन भी किया था। गति शक्ति मतलब जब डेवलपमेंट कर दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया जा रहा है, इससे काफ़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें। सेल ऑफ एयर इंडिया एज अ पार्ट ऑफ एग्रेसिव एसेट मोनेटाइजेशन, अब यहाँ पे एसेट मोनेटाइजेशन प्लान भारत में आया है जिसमें एयर इंडिया को भी सेल किया गया, और इस तरीके से कई सारे जो गवर्नमेंट की चीजें हैं उसको मोनेटाइज किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, लीज पर दिया जा रहा है, वहां से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को कम करना, पीएलआई स्कीम को लेकर के आना, लेबर रिफॉर्म करना, यानी कि जो लेबर काम करने आते हैं उनके सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखना, उनके बेसिक वेजेस का ख्याल रखना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी काफी बूस्ट किया गया है। तो ये अब ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ जब भी आप ये लिखें कि भारत में जो बिजनेस है उसको काफी आसान किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की अच्छी रैंकिंग हुई है, तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको इसको भी लिखना चाहिए कि हाँ इस वजह से ऐसा है। ठीक है, नाउ इंडिया मस्ट नाउ शार्पन इट्स फोकस ऑन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो ठीक है, जब आप सीओडीबी की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो क्या होना चाहिए। अब पेंडेमिक के आने के बाद सप्लाई चेन में काफी डिस्ट्रप्शन आया है, जैसा कि मालूम है आपको। सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन का क्या मतलब है कि जाहिर तौर पर सामान जो है अगर प्रोडक्शन उसका नहीं हो रहा है तो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है तो उससे एक जगह से दूसरी जगह पर सामान नहीं पहुंच पाएगा, सप्लाई नहीं हो पाएगी, डिमांड उतना ही रहेगा और क्रंच आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक कैपेसिटीज में भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं, और ये सब अभी के जो प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा जो दो बड़ा फैक्टर है वो क्या है, एक एनर्जी कॉस्ट और दूसरा रेगुलेटरी ओवरलोड। एनर्जी कॉस्ट तो आपको पता ही, जिनके भी घर में बाइक है, स्कूटी है, कार है, उनको पता ही है, या इवन अगर आप कहीं नॉर्मल भी ट्रेवल कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कॉस्टिंग बढ़ रही है, बिकॉज पेट्रोल, डीजल, इन सब के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। रेगुलेटरी ओवरलोड हो गया है अभी कहीं। रेगुलेटरी मतलब एक छोटा सा एग्जांपल कि पॉल्यूशन होना चाहिए आपकी गाड़ी का, या फिर आपके पास ये कागज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये दिस इज कॉल्ड द रेगुलेटरी बर्डन। ये ओवरलोड होता जा रहा है। इंफ्रा में भी समहाउ दिक्कतें देखी जा रही हैं। सो दिस वुड बी क्रिटिकल टू इम्प्रूविंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, boosting manufacturing export and rising its share in GDP। ठीक है, तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। जब आप जीडीपी में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तभी तो आपका फायदा होगा। पता चला कि आपके यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्ट हो रहा है, सिर्फ इम्पोर्ट हो रहा है, तो वो तो ओवरऑल आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पावर और फ्यूल के कॉस्ट की अगर आप बात करें तो उन्होंने बताया भी कि जो डीजल प्राइस है भारत में कितना है, दैट इज 20% हाइयर देन दोज इन चाइना एंड द यूएस। तो यूएस, चाइना, बांग्लादेश जहाँ पे उससे कहीं ज़्यादा भारत में अभी इसकी कॉस्टिंग है, डीजल की कॉस्टिंग है। एंड टोटल टैक्सेस ऑन डीजल अकाउंट्स ऑफ ओवर 130% ऑफ द बेस प्राइस इन इंडिया। तो अब डीजल के दाम बढ़ने पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली हर चीज का दाम आगे बढ़ने लग जाएगा। कोल के फील्ड की भी इन्होंने बात करी कि कोल सेक्टर पे अगर देखें तो वहां पर कितनी दिक्कतें हैं। 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो भारत में होता है वो कोल से होता है। ठीक है,
अब कोल में यानी इसमें कोल का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो कोल है वो जीएसटी में नहीं आता, ठीक है ना, तो वो लोग कोई भी ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर पाते हैं, तो इससे जो कोल प्रोड्यूसर्स हैं उनका काफी नुकसान हो रहा है, राइट। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो बताते हैं एनर्जी प्रोडक्शन को लेकर के या एनर्जी कंजम्पशन को लेकर के भारत में आया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए, हाई फ्यूल एंड पावर कॉस्ट इम्पार्ट अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट डिसएबिलिटी टू एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर। अब कुछ ऐसे सेक्टर जहां पे एनर्जी की आवश्यकता नहीं है वहां तो दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर जहां पे एनर्जी इंटेंसिव है, वो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो उसका क्या हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, वो डिसेबल हो रहे हैं, डिसेबिलिटी बढ़ रही, कॉस्ट डिसेबिलिटी उनकी बढ़ रही है, और ये क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज क्रिएट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज क्या होगा, मान लीजिए दो कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी चाइना में है, एक कंपनी भारत में है, सेम प्रोडक्ट बनाती है, ओके। अब चाइना में उस प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट कम हो रहा है और भारत में उसको बनाने का कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। फॉर एग्जांपल फैन बना रही है, फैन को चाइना में बनाने में कॉस्टिंग कम है, भारत में ज्यादा है, तो अब क्या होगा, भारत में वो महंगे दाम पर मिलेगा, तो भारत के लोग जो है वो चाइना वाला सामान खरीद लेंगे क्योंकि वो सस्ता मिल रहा होगा, तो इससे कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो जाएगा कंपनियों के लिए और उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनको यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है। एंड अ मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी with 6 plants spread across a different state is regulatory by more than 5500 compliance 135 एक्ट एंड 98 लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये जो रेगुलेटरी बर्डन्स की बात कर रहे हैं, ओवर बर्डन की बात कर रहे हैं, वो यही है कि इतने सारे आप रूल ले आइए, कानून ले आइए कि उसको फिर जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उसको वो नहीं मैनेज कर पाती हैं और इनफॉर्मल सेक्टर है उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी अप्रोच कैसा होना चाहिए, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होना चाहिए, सेंटर को इस बारे में सोचना चाहिए, एनर्जी को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहिए ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको रियल में बूस्ट किया जा सके और जो कंपनीज हैं उनका फायदा किया जा सके यहाँ पर, ओके। अगला आर्टिकल, अगला ये न्यूज है, इसको देखेंगे। 27 स्टेट और यूटीज वल्नरेबल हैं अभी क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। आप आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हो कि काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक रिपोर्ट निकाली है, इसने बताया कि 27 भारत के 27 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इस बार जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, इन सब की कंडीशन क्रिएट होने वाली। आज भी आपने न्यूज़ में देखा होगा झारखंड के इलाकों में कुछ तूफान आने की संभावनाएं हैं। इसके बाद ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया में काफ़ी वल्नरेबल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सतर्क रहना होगा, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के बारे में सोचना होगा। इन्होंने बताया भी है कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो COP26 जैसे आपको पहले भी मैंने डिस्कस करके बताया है, UNFCCC, याद है ना, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग COP26 होने वाली है, जहां पर मोदी जी का मेन मुद्दा क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन का रहेगा। अगला न्यूज एक्सप्लेन पेज पर है। चाइना ने नया लॉ बनाया है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, बॉर्डर लॉ। वो कैसा क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी की चाइना ने एक लॉ पास किया है, नया कानून पास किया है। इसमें लिखा है कि वहाँ की जो बॉर्डर एरिया है उसकी इंटीग्रिटी को वो देखेंगे और जनवरी 1 से ये इफेक्टिव हो जाएगा उनका कानून। चाइना का जो लैंड बॉर्डर है वो कितना कहाँ शेयर करता है ये जान लीजिए। चाइना शेयर्स इट्स 22,457 किलोमीटर लैंड बाउंड्री विद 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो अगर आपके दिमाग में था कि भाई चाइना सिर्फ भारत के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 14 कंट्रीज के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, और उसमें इंडिया भी एक है। थर्ड लॉन्गेस्ट आफ्टर द बॉर्डर विद मंगोलिया एंड रशिया, यानी मंगोलिया रशिया के साथ सबसे ज़्यादा और उसके बाद इंडिया के साथ तीसरे नंबर पर बॉर्डर शेयर करता है लंबाई के तौर पर चाइना, ओके। सो द ओनली अदर कंट्री विद द चाइना हैज़ डिस्प्यूटेड लैंड बॉर्डर इन भूटान
भूटान के साथ इसके बाद 477 किलोमीटर। तो इन सब के साथ ऑलमोस्ट डिस्प्यूट चलता रहता है चाइना का, इसलिए चाइना ये नए कानून को लेकर के आया है। इसमें कहा गया है सेक्रेड एंड इनवॉयलेबल। तो इसको लेकर के अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। जो जानकार हैं वो कहते हैं कि ऐसे कानून को लाने के बाद जो चाइना है, चाइना अपने आप में ही सतर्क हो जाएगा। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने बॉर्डर को सिक्योर करें, प्रोटेक्ट करें। इस कानून से तो यही समझ में आ रहा है, ऐसा लोग मानते हैं, जानकार बता रहे हैं। मॉडल बॉर्डर विलेज, बॉर्डर के पास जो विलेजेस हैं वहां पर अलग से डेवलपमेंट चल रहा है। किसका? चाइना का। अलग अलग सेक्टर्स में अलग उनका पूरा चल रहा है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो, सिक्किम हो, या फिर वो आपका लद्दाख वाला रीजन हो। वहां पर ये विलेज मॉडल बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो इनकी क्या मंशा है, ये किस बेसिस पर काम करें, तो यही जाने। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स लॉट, कीप स्टडिंग। इसी तरह से डिस्कशन को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर भेजा कीजिए। थैंक यू।